सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय का जो पहला लेसन है उसकी अपन चर्चा कर रहे थे। लेसन का नाम है विकास। एक वीडियो इसका पहले अपलोड किया जा चुका है। आज सेकंड क्लास है अपनी, मतलब इस लेसन की सेकंड क्लास है। अब देखो, इस लेसन में अपनी जो चर्चा हुई थी, एक तो अपन ने देखा था कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं। फिर अपन ने देखा कि उस देश की प्रति व्यक्ति आय अगर अपने को ज्ञात करनी है तो वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो लास्ट वीडियो में अपन ने इस लेसन के जो भी कंसेप्ट थे वो सारे क्लियर कर लिए हैं। अब उसके आगे की अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। आपके बुक्स में क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा हुआ है ना, किताब का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस लेसन के लास्ट में आप किताब में देखना चौथा प्रश्न कौन सा दे रखा है, उस प्रश्न की अपन पहले चर्चा करेंगे। वो प्रश्न मैं आपको बोल के सुना देता हूँ, बोर्ड पे लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्वेश्चन को सुनना। प्रश्न दे रखा है, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या हैं। सुनना, इसका आंसर अपन लिखें, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए, विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए, इतनी लैंग्वेज तो मैंने क्वेश्चन में से ही लिखी है, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग करता है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना आप लोग। विभिन्न वर्गों का मतलब यहाँ है विभिन्न देशों से। अगर विभिन्न देशों की तुलना करनी है किसको, विश्व बैंक को। अब विश्व बैंक एक संस्था है जो क्या करती है, विभिन्न देशों की तुलना करती है कि कौन सा देश ज़्यादा विकसित है और कौन सा देश कम विकसित है। तो विश्व बैंक ये जो तुलना करता है ना, वो उस देश की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। तो विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है, प्रति व्यक्ति आय का। तो इसका आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। अगर आप शॉर्ट में भी लिख देते ना आंसर प्रति व्यक्ति आय तो भी अपना सही था। प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है। इसमें अपने को आगे लिखना है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही विश्व बैंक यह तय करता है कि, क्या तय करता है, कौन सा देश अधिक विकसित है और कौन सा देश कम विकसित है। अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो वो ज़्यादा विकसित माना जाएगा, अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय कम है तो वो कम विकसित माना जाएगा। कौन सा देश अधिक विकसित है और कौन सा कम विकसित है। अब समझना, क्वेश्चन ये था कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग करता है। अगर आपको लगता है कि इस मापदंड में कुछ सीमाएं हैं, सीमाओं का मतलब कमियां, अगर इस मापदंड की कोई कमी है तो वो कमी अपने को बतानी है। तो बिल्कुल इस मापदंड की कमियां हैं, 2 कमियां अपन देखेंगे। तो इसी क्वेश्चन का आंसर चल रहा है। अब अपने को बात करनी है इस मापदंड की सीमाएं। मापदंड तो कौन सा ले रहा है, प्रति व्यक्ति आय। अब इस तरीके से सीमाओं का मतलब होता है कमियां। आप लोग खुद समझना, विश्व बैंक ने तय कर दिया, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर 2 कमियां लिखेंगे, पर चौथे क्वेश्चन के आंसर में वो 2 कमियां मैं आगे वाली स्क्रीन पे लिखूंगा। ले आप इसका स्क्रीनशॉट। अब समझने का प्रयास करना। जैसे पिछले लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था और वो सेम उदाहरण लेता हूं ताकि समझने में आसानी हो। भारत
भारत की जनसंख्या है 50, हालांकि 135 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन अपन मान रहे हैं कितनी, 50। पाकिस्तान की जनसंख्या है कितनी, 10। ये तो क्या हो गई, जनसंख्या। और भारत की राष्ट्रीय आय, मतलब सभी लोगों की मिलाकर भारत की आय है कितनी, 50,000 रुपये। पाकिस्तान के सभी लोगों की आय है 40,000 रुपये। पाकिस्तान के सभी लोगों की आय कितनी है, 40,000 रुपये। अब दिखने में तो ये लग रहा है कि भारत के पास ज्यादा आय है, लेकिन फिर भी देखा तो भारत के तो 50 लोगों के पास 50,000 की आय है, तो प्रत्येक व्यक्ति की आय, मतलब प्रति व्यक्ति आय देखें तो कितनी हुई, 50,000 में 50 का भाग दे देंगे, मतलब 1,000। प्रत्येक व्यक्ति कितने रुपए कमा रहा है, 1,000 रुपए कमा रहा है, जबकि पाकिस्तान का प्रत्येक व्यक्ति कितना कमा रहा है, 4,000 रुपए कमा रहा है। ये हो गई भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,000 रुपए, ये हो गई पाकिस्तान की 4,000 रुपए। विश्व बैंक इसी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तय करता है कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश कम विकसित है, लेकिन इसके अपने को कमियां बतानी है। क्या कमियां अपन बता सकते हैं वो समझना आप लोग। एक तो देखो इसमें क्या कमी है, यहाँ सारे लोग मिलकर, मतलब 50 लोग मिलकर 50,000 कमा रहे हैं, ये तो विश्व बैंक ने बता दिया, और प्रति व्यक्ति आय कितनी बता दी, 1,000 रुपए। लेकिन यहाँ भारत में अपन मान लेंगे कि कुछ लोग तो 50 रुपए ही कमा रहे हैं, कुछ लोग 10,000 रुपए तक भी कमा रहे हैं, कुछ लोग 20,000 कमा रहे हैं, और इन 50 में से हो सकता है 10 लोग बिल्कुल बेरोजगार है जो कुछ भी नहीं कमा रहे। तो इस आधार पर अपन देख सकते हैं कि इस प्रति व्यक्ति आय में अपने को असमानताओं का पता नहीं चलता कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। ये एक तो इसकी कमी है कि भाई अमीरी गरीबी का पता नहीं चल पाता, तो एक कमी तो अपन ये बता सकते हैं। दूसरा, पैसा ही सब कुछ थोड़ी है, किसी देश का लोक कल्याण भी तो होना चाहिए ना, लोगों का कल्याण होना चाहिए, लोग खुश रहने चाहिए, और सारी खुशी पैसों से तो मिलती नहीं। तो दो कमियां हैं, एक तो बताएंगे अपन, इससे उस देश के लोगों की असमानताओं का अर्थात अमीरी गरीबी का पता नहीं चलता। दूसरा अपन कमी बताएंगे, इससे लोक कल्याण का पता नहीं चलता। हालांकि उधर मैंने लिख दिया था, लेकिन दोबारा लिख देता हूं, इस मापदंड की सीमाएं। चौथे क्वेश्चन का आंसर चल रहा है, ध्यान रखना है। पहली तो इससे उस देश की असमानताओं का पता नहीं चलता। असमानता का मतलब अर्थात अमीरी गरीबी का पता नहीं चलता कि कौन कितना अमीर है कौन कितना गरीब है। अपने तो टोटल मिलाकर सबकी औसत निकाली है ना, अमीरी गरीबी का पता नहीं चलता। दूसरी सीमाएं अपन, दूसरी कमी अपन बता सकते हैं, सीमाओं को अपन क्या कह सकते हैं, कमी। इससे लोक कल्याण का पता नहीं चलता। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये क्लास अपने को तभी समझ में आएगी जब अपन लास्ट क्लास को बहुत बेहतर तरीके से समझ लेंगे, क्योंकि सारा कंसेप्ट उसी क्लास में है। तो ले आप इसका स्क्रीनशॉट। अब वही अपने क्वेश्चन आंसर में अपन क्वेश्चन नंबर देखेंगे पांचवा क्वेश्चन में बोल देता हूं एक बार। क्वेश्चन 5 इसका आंसर, क्वेश्चन 5 समझना। क्वेश्चन 5 ये लिखा हुआ है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। मतलब विकास को मापने का, देखो अब तक आप ये तो समझ चुके कि भाई विश्व बैंक विकास को मापने का कार्य करता है। विश्व बैंक ये निर्धारित करता है कि कौन से देश का विकास ज्यादा हुआ है और कौन से देश का विकास कम हुआ है।
अब एक संस्था का नाम हो रहा गया UNDP, बता दूंगा आपको इसकी फुल फॉर्म भी थोड़ा सा इंतजार करने के बाद। एक संस्था कौन सी आएगी? UNDP। UNDP भी यह तय करता है कि कौन सा देश अधिक विकसित है और कौन सा देश कम विकसित है। तो क्वेश्चन अपने से पूछा जा रहा है कि विकास को मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। तो अपने को दो चीजों का पता होना चाहिए, एक तो क्या विकास को मापने का विश्व बैंक का मापदंड एक अपने को पता होना चाहिए क्या विकास, ये दोबारा नहीं लिख रहा हूं मैं, समझ जाना, विकास को मापने का UNDP का मापदंड। ये प्रश्न अपने से पूछना चाह रहा है कि दोनों के मापदंड बताओ। तो ये तो आपको पता चल गया, पहले लास्ट प्रश्न में अपन ने लिखा था कि विकास को मापने का विश्व बैंक का मापदंड तो क्या है? प्रति व्यक्ति आय। तो इसका मापदंड तो कौन सा हो गया? प्रति व्यक्ति आय। अब क्या आप खुद सोचना कि केवल इनकम के आधार पर, मतलब व्यक्ति की इनकम मतलब पैसों के आधार पर अपन बता सकते हैं क्या कि ये ज्यादा विकसित है? हो सकता है किसी के पास पैसे तो खूब सारे हैं लेकिन वो बेचारा इतना बीमार रहता है कि पूरे दिन चारपाई पे पड़ा रहता है, तो क्या उसको अपन विकसित कह सकते हैं? तो अपने को पता है कि केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है, स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। चलो स्वास्थ्य वाली बात भी मान लेंगे अपन। एक बात रही शिक्षा की, किसी के पास पैसा भी खूब है, स्वास्थ्य भी उसका ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य रहता है, लेकिन शिक्षा उसके पास बिल्कुल नहीं है, ना बोलने का तरीका है, मतलब कि बड़ों के सामने कैसे पेश आए, तो क्या उसको अपन विकसित मान सकते हैं क्या? उसको भी अपन विकसित नहीं मान सकते। तो हम उसी को विकसित माने ना जिसके पास इनकम भी हो, प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी हो, उसके अलावा उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता हो, उसके अलावा उनके पास शिक्षा का लेवल भी हो, मतलब वो शिक्षित भी हो। तो UNDP विकास को मापने के लिए इन तीनों मापदंडों का प्रयोग करता है। तो इसमें लिखोगे आप UNDP का मापदंड, पहला तो क्या हो गया? प्रति व्यक्ति आय, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा शिक्षा। इन तीनों के आधार पर ये UNDP जो संस्था है ना, ये तय करती है कि विकास कौन से देश का ज्यादा हुआ है और कौन से देश का कम हुआ है, जबकि विश्व बैंक केवल इसी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही तय करता है कि कौन से देश का विकास ज्यादा हुआ है और कौन से देश का विकास कम हुआ है। थोड़ा ये दिमाग में रखना, हालांकि अपने लिए अच्छी बात नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, विकास को मापने का ज़्यादा बेस्ट आधार किसका माना गया है? UNDP का माना गया है। और UNDP लगभग 189 या 190 देशों की तुलना करता है, फिर ये तय करता है, उनकी लिस्ट जारी करता है। हर साल ये रिपोर्ट जारी होती है। जैसे टॉप विकसित देशों में तो नाम आता है नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, इन देशों का। अपने को आशा तो ये करनी चाहिए थी कि भारत का नाम आ जाए टॉप 5, 7, 10 देशों में, लेकिन भारत का नंबर आता है लगभग 130, 135, 140, यहाँ आके भारत का नंबर आता है। इसका मतलब भारत इस आधार पर, ये जो रिपोर्ट आंकड़े जारी करती है, इस आधार पर अपने देश की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये तो उच्च आय वाले देश, ये मध्यम वाले आय वाले देश, और जो लास्ट के 5-10 देश आते हैं वो आते हैं निम्न आय वाले देश। तो भारत की स्थिति इसमें अच्छी नहीं है, ये भी थोड़ा ध्यान रखोगे। क्वेश्चन भी मैंने तैयार किया इसके आधार पे। पहले अपन ये किताब का ही क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्यों, समझ गए ये वाली बात? तो इसको आपको उतारना है नहीं, और ये वाला आपको ध्यान रखना है। ये वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन।
आप अभी इस पे ध्यान मत देना, मैं यहीं पे कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि भाई ये तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 6 सुनना। क्वेश्चन नंबर 6 है, हम औसत आय का प्रयोग करते हैं, इसके प्रयोग करने की क्या सीमाएं हैं। मतलब औसत आय का प्रयोग क्यों करते हैं। एक तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके प्रयोग की कोई सीमाएं। तो 6वें क्वेश्चन में के आंसर में सबसे पहले तो आप लोग लिखोगे औसत आय। कैसे ज्ञात करते हैं, देखो प्रति व्यक्ति आय का जो सूत्र है ना, मतलब प्रति व्यक्ति आय को अपन क्या कहते हैं, औसत आय कहते हैं। तो औसत आय कह दो चाहे प्रति व्यक्ति आय कह दो, कैसे निकालते हैं, राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, जो भी आएगी वो क्या रहेगी, औसत आय। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हम औसत आय का प्रयोग क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं, किसी देश के विकास को जानने के लिए। औसत आय का प्रयोग क्यों करते हैं हम, किसी देश के विकास को जानने के लिए। तो अपन ये कह सकते हैं औसत आय के माध्यम से हम विभिन्न देशों के विकास की तुलना करते हैं। अब औसत आय वाले में आगे लिखा हुआ है कि इस मापदंड की कोई सीमाएं हैं तो बताओ। ये लो, चौथे क्वेश्चन का ये जो आंसर है ना, ये ऐड करना आपको 6वें क्वेश्चन के आंसरों में भी। ध्यान रखना, ये मैंने चौथे क्वेश्चन के आंसर में लिखाया था, लेकिन 6वें क्वेश्चन का आंसर भी यहां से लेके यहां तक होगा। कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि चौथा क्वेश्चन तो अपने से पूछ रहा था कि विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है, तो विश्व बैंक उसके आंसर में लिखा था अपन ने कि प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है, और प्रति व्यक्ति आय की अपन ने यहाँ सीमाएं लिख दी थी। 6वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि औसत आय वाले मापदंड में कोई कमियां हो तो बताओ। तो औसत आय वाले मापदंड में भी तो ये कमियां है ना, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय और औसत आय का मतलब सेम होता है। समझ गए बात। तो 6वें क्वेश्चन के आंसर में भी ये 2 पॉइंट ही आएंगे। तो 6वें क्वेश्चन का आंसर भी अपना होता है कंप्लीट। लो आप इसका स्क्रीनशॉट। अब किताब का देखो, मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर लिए अपन ने, तीसरा, चौथा, चौथा, 5वां और 6वां। अब किताब का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाया हुआ प्रश्न है, वो आप ध्यान रखोगे। आपसे पूछ ले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था, जारी करने वाली संस्था का नाम बताइए। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था का नाम बताइए। ये लो, UNDP। अब यहाँ इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। U का मतलब तो यूनाइटेड, N का मतलब नेशन, D का मतलब डेवलपमेंट, P का मतलब प्रोग्राम। ये प्रोग्राम की स्पेलिंग देख लेना भाई आप लोग। प्रोग्राम की स्पेलिंग में अगर कोई मिस्टेक है तो आप सुधार कर लेना। हिंदी में कहेंगे इसको, यूनाइटेड का मतलब संयुक्त, नेशन का मतलब राष्ट्र, डेवलपमेंट का मतलब विकास, और प्रोग्राम का मतलब कार्यक्रम। ये इस संस्था का नाम है जो क्या जारी करती है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है। मैंने आपको ये बता दिया कि UNDP मानव विकास रिपोर्ट जारी करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग करती है, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य और शिक्षा।
मैंने आपको ये भी बता दिया कि भारत उसमें आता है मध्यम आयु वर्ग में शामिल है, मतलब लगभग 130, 35, 40 के लगभग भारत का स्थान आता है। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन करेंगे। अब अगला जो प्रश्न होगा ना वो आपकी किताब में से है क्वेश्चन नंबर 9। धारणीयता का विकास, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, आपकी किताब का ही प्रश्न है। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, अगर बाई चांस क्वेश्चन ये ना आके ये आ जाए, धारणीय विकास, इसी को कहते हैं क्या, सतत पोषणीय विकास। किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, समझना पहले। हमारे देश में उपलब्ध संसाधनों का अपन प्रयोग करते हैं। अगर हम संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करेंगे कि जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, तो उससे तो पूरी मानव जाति को ही नुकसान होगा। तो हमें संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करना चाहिए ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। जैसे कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, अगर इन्हें अपन गाड़ियों को और इनको ज़्यादा काम में लेंगे तो भाई पर्यावरण को नुकसान होगा। तो हमें लिमिट का ही इन्हें जितना आवश्यक हो उतना ही संसाधनों को काम में लेना चाहिए। और एक तो नुकसान क्या होगा, पर्यावरण का नुकसान होगा। दूसरा, अगर इन्हें हम लोग ही काम में ले रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी तो बचा के रखने हैं ना ये संसाधन, क्योंकि संसाधन तो सीमित मात्रा में है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहें। अगर इस तरीके से अपन विकास करेंगे उसे ही कहते हैं धारणीय विकास या सतत पोषणीय विकास। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना इसका आंसर। इसका आंसर लिखना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना तथा भविष्य की पीढ़ियों, मतलब आने वाली जो पीढ़ी है ना, पीढ़ियों की आवश्यकताओं आज क्या है कि भाई कोई मजबूरी में मोबाइल ऑन रखना पड़ा है। आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास करना क्या कहलाता है, धारणीय विकास, या इसी को कह सकते हैं अपन कौन सा विकास, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब देखो इसका अर्थ भी अपने को मिल गया। और ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसी में आंसर आ गया, क्योंकि भाई इस तरीके से अपन विकास करेंगे तभी तो पर्यावरण सुरक्षित रह पाएगा और तभी भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रह पाएंगे। समझ गए बात। तो इस क्वेश्चन का वो आंसर कंप्लीट। अब देखो इस लेसन में है ना अपन 2 प्रश्न और लेंगे और वो 2 प्रश्न लेते हैं अपना ये लेसन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और एग्जाम में जो भी प्रश्न बनेंगे वो इसी के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आएंगे। तो
आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।